हेलो एवरीवन, आई एम सुमन भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गंगा। आज से हम लोग एक पोइट्री की भी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक एक करके पोएम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज हमारे पास है एक बहुत ही फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन बाय ए वेरी रिनोन्ड ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए, हम लोग पहले इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसे डिस्कस भी करते हुए चलेंगे और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पोएम एक्सप्लेनेशन से पहले हम लोग थोड़ा सा पोइट की बायोग्राफी जानेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइट। ही रिसीव्ड मोर ऑनर देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी लिटरेरी फिगर ऑफ दैट टाइम। उन्हें 4 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है पोइट्री में। पुलिट्ज़र प्राइज़ एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज़ है जो कि पोइट्री के सेक्शन में दी जाती है, जिसकी कि ये 4 बार विनर रह चुके हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि इन्होंने किस किस वर्क में 4 बार जीता है, लेकिन उससे पहले हम लोग इनके कुछ वर्क्स को जान लेते हैं। उन्होंने लिखा है अ बॉयज़ विल 1913, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914, माउंटेन इंटरवल 1916 और बाकी पोएम्स भी लिखा है जो कि है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, फायर एंड आइस, वेस्ट रनिंग ब्रूक, अ फर्दर रेंज। और इनके और भी बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं जो कि रिमार्केबल वर्क्स हैं लिटरेचर में, जैसे कि द गिफ्ट आउटराइट, मेंडिंग वॉल्स, बर्चर्स एट्सेट्रा। इन्हें वर्ल्ड वाइड फेम मिली थी एज अ पोएट और इन्होंने 250 से भी ज़्यादा पोएम्स लिखे हैं इनके जीवन काल में। द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स द रीडर इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज पोएम्स। इनके पोएम्स में बहुत ही मिनिमल सी सेटिंग रहती थी एंड लैंग्वेज भी इन्होंने बहुत सिंपल यूज़ किया है अपने पोएम्स में। बट अगर हम लोग डीपली स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इनकी पोइट्री एक अनियन की तरह है जो कि लेयर बाय लेयर जाती है और बहुत ही अंदर डीप मीनिंग होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत सारे ब्रिटिश पोइट्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है, जैसे कि इलियट, ईट्स, एज़रा पाउंड, W.H. ऑर्डन और इस तरह के कई महान ऑथर्स के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जानने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज ए पेस्टोरल पोइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज ए रीजनल पोइट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज ए नेचर पोइट। ये ज़्यादातर पेस्टोरल एरियाज़ के बारे में लिखते थे। इनके पोइट्री में कोलोकियल लैंग्वेज का बहुत यूज़ होता था जो कि कंट्री साइड पीपल्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एंड ऐसा सिटी लाइफ या सिटी पीपल्स को लेके इनके पोइट्री में ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में कैसे डे टू डे लाइफ चलता है, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके आइडियाज़, ट्रेडिशंस के बारे में लिखते थे और उन्हें इस जॉनरा में काफ़ी सक्सेस भी मिला है। नेक्स्ट, अगर हम लोग रीजनल पोइट्स को देखें, रीजनल पोइट्स उन्हें कहा जाता है जो कि अपने वर्क में किसी एक स्पेशल रीजन के बारे में लिखते हैं, चाहे वो रीज़न सच में हो या फिर वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड हो। कोई इमेजिनरी प्लेस भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि इन्होंने अपने वर्क्स में कई जगह मेंशन किया है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि इनकी एक पोइट्री कलेक्शन भी है। वो इस एरिया को लेके ज़्यादातर लिखते थे, इसीलिए इन्हें एक रीजनल पोइट भी कहा जाता है। एंड रॉबर्ट को नेचर पोइट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो इस कैटेगरी से भी बिलोंग करते थे। बट उस टाइम के क्रिटिक्स ने इन्हें इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया है कि रॉबर्ट जो हैं वो नहीं है एक नेचर पोइट, बल्कि हमें इनकी वर्क्स में काफ़ी जगह नेचर की सीन्स एंड फ्लोरा, फौना, हिल्स, वैलीज़ ये सब मिलता था जो कि वर्ड्सवर्थ से इंस्पायर्ड थे काफ़ी। और इनका लव फॉर नेचर जो है वो एविडेंट है कि ये एक नेचर पोइट हैं। पर वो सिर्फ नेचर की खूबसूरती के बारे में नहीं लिखते थे, वो ये भी लिखते थे कि नेचर किस तरह से हार्श हो सकती है। इनके सारे वर्क्स में लगभग हमें देखने को मिलता है मैन नेचर रिलेशनशिप, जो कि हम लोग द रोड नॉट टेकन पोएम में भी देखने वाले हैं। तो चलिए, अब शुरू करते हैं पोएम डिस्कशन। ये पोएम 1916 में पब्लिश हुई थी और इसमें 4 स्टैंजाज है एंड ईच स्टैंजा हैज़ 5 लाइन्स, यानी कि टोटल 20 लाइन्स। और राइमिंग स्कीम है इस पोएम की A-B-A-A-B। फर्स्ट लाइन इज़ टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स डिनोट करता है 2 डिफरेंट ऑप्शंस को। एंड आगे अगर इसी लाइन में देखें तो है येलो वुड। वुड से हमें पता चलता है कि ये किसी फॉरेस्ट का सीन है एंड येलो ये सिम्बलाइज़ करता है
कि ये सीज़न जो है वो ऑटम का सीज़न है। नेक्स्ट इज़ एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। इससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही ट्रैवलर हैं, उनके साथ कोई साथी नहीं है। एंड चूँकि वो एक ही इंसान है, वो दोनों रोड्स में नहीं जा सकते, वो ये कहना चाह रहे हैं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, यानी कि वहाँ खड़े होकर इन्होंने ट्राई किया जितना दूर हो सके उतना दूर देखने का, ताकि पता चले कि आगे रास्ते में क्या है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, यानी कि वो ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाए, रास्ते जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ रहे होते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। उन्होंने इस जर्नी को अपने लाइफ से कंपेयर किया है। तो जो दो रोड्स हैं वो सिग्निफाई करते हैं उनके चॉइसेस या डिसीजन को जो हम लेते हैं अपने जीवन में। उन्होंने नेक्स्ट कहा है एज जस्ट एज फेयर, यानी कि जो दोनों रोड हैं वो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये वाला रोड चुना जिसमें कि ज़्यादा घास है, जो ज़्यादा ग्रीनरी है। वांटेड वियर जो लिखा है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है अलिट्रेशन। जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं W, उसका रिपीटेशन हुआ है जिसको कि हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो एज फार दैट द पासिंग देयर हैज़ वर्न देम रियली अबाउट द सेम। ऐसा लगता है कि दोनों रोड्स पे जो हैं प्रिंट्स हैं। एंड द बोथ दैट मॉर्निंग ले इक्वली लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, पर उसमें से जो एक रोड है उसमें उसकी पत्तियां जो है वो अभी काली नहीं पड़ी है लोगों के पैरों के छाप से, यानी कि उस पर कम लोग जाते हैं। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यानी कि मैं एक रास्ते को छोड़ रहा हूँ ताकि किसी और दिन वापस आके दोबारा इस रास्ते पे जाऊँ। हालांकि मुझे ये पता है कि मैं कभी इस रास्ते पे वापस आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक रास्ता मुझे दूसरे रास्ते की ओर ले जाएंगी और ऐसे ऐसे ये जो रास्ता है जो मैंने छोड़ दिया है इस तक मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। He knows that both paths will take to different destinations. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. वो कह रहे हैं कि कभी मैं फ्यूचर में इस बारे में बताऊंगा। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. वो ये बताएंगे कि एक बार मुझे भी ऐसे ऑप्शंस मिले थे दो, जिसमें से मैंने एक ऑप्शन चुना या एक डिसीजन लिया और उसी से सारा डिफरेंस बन गया है। अगर मैंने दूसरा रोड चुना होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। वो इस पोएम से ये कहना चाह रहे हैं और पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आगे हम लोग इससे अगर क्रिटिकली डिस्कस करना चाहें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि पोएट जो है एक डिलेमा में है, पर वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए रश नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ खड़े हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दोनों रोड्स को एक चुनने से पहले। तो वो इससे अपने रीडर्स को या ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमें पैनिक नहीं करना है जब ऐसा सिचुएशन आए। दोनों रोड्स को हमें एनालाइज करना है, ऑब्ज़र्व करना है एंड फिर चुनना है, क्योंकि हम लोग वापस आके दूसरा रोड नहीं चुन सकते। एक रोड हमें दूसरे रोड की ओर ले जाएगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। और जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खासियत है सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये पोएम जो है बहुत ही सिंपली लिखा हुआ है। एंड इस पोएम को बताने की टेक्निक जो है वो है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक, क्योंकि उन्होंने इस पोएम को अपने नज़रिए से बताया है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई यूज़ करके। अगर हम लोग इस पोएम का कंक्लूज़न निकालना चाहें तो हमें पता चलेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कितना पावरफुल मैसेज देना चाहते हैं अपने सिंपल से पोएम से, कि हम लोग लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारे बाकी की जो आगे की लाइफ है उस पर इम्पैक्ट डालता है। उनका कहना है द चॉइसेस वी मेक शेप अस, एंड ये जो जर्नी है वो सिंबलाइज करती है लाइफ को। जो दो रोड्स हैं वो हमारे अल्टरनेटिव डिसीजंस हैं, एंड जो डिसीजन हम नहीं लेते हैं उस पाथ को कहा गया है द रोड नॉट टेकन। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही किसी नए पोएम के साथ इस सेक्शन में।